ये कहानी हमें अमेठी से अनुपमा ने भेजी है। ये उनकी आपबीती कहानी है। अनुपमा अपनी माँ और अपनी सास की आपबीती कहानी हम सबसे शेयर करना चाहती हैं। उनका कहना है कि आप मेरी कहानी ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी माँ ज़्यादा अच्छी लगी या फिर मेरी सास। इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित किया था और इन दोनों के द्वारा किए गए व्यवहार से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और मैं अपने आने वाली ज़िंदगी को और अच्छा और बेहतर बनाना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को अपनी आप बीती इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद मेरी कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीख ले। चलिए सुनते हैं अनुपमा की आप बीती कहानी। मेरी जिस घर में शादी हुई थी, उन लोगों ने एक 14 साल के अनाथ लड़के को अपने घर बुलाकर नौकर रखा हुआ था। वह लड़का घर के सारे काम काज भाग भाग कर करता, जबकि घर वाले उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते थे। जबकि मेरा पति तो रोज़ाना उस लड़के को मारता भी था। मुझे कहता उस लड़के से दूर ही रहना, वरना इस घर से निकाल दूंगा। लेकिन मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आता कि वह इतना काम करने के बाद भी मार खाता रहता है। मैं सबसे छुपाकर उसे प्यार करती और खाने पीने की चीज़ें देती रहती। एक रात उस बच्चे की रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। पति भी बिस्तर पर नहीं था। मैं उठकर उस बच्चे के कमरे में गई तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा पति उसके साथ। मेरा नाम अनुपमा है। मेरे पापा शादियों पार्टियों में खाना पकाने का काम करते थे। गांव में भोजन भंडारी के नाम से मशहूर थे। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे समझदार बहुत थे। हर काम को वो बहुत समझदारी के साथ करते। किसी भी काम और बात को करने से पहले दूर दूर तक सोचा करते थे, इस काम का नतीजा क्या मिलेगा। इस वजह से गांव के लोग अपने पर्सनल मामले और कारोबारी समस्या के बारे में पापा से सलाह लेने जरूर आते थे। यही वजह थी पापा की छोटी सी दुकान पर शाम होते ही लोग आना शुरू कर देते थे। पापा के दुकान के बाहर पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था। पापा ने उस पेड़ के नीचे चारपाई और 3-4 कुर्सियां डाल रखी थी और पास ही एक गांव वालों ने चाय का ढाबा भी बना लिया था, ताकि पापा के पास आकर बैठने वाले चाय पीकर आनंद उठाएं। इस तरह उसका भी काम चलता रहे। दूसरी तरफ मेरी माँ थी, जो पापा से बिल्कुल अलग थी। माँ का मिजाज बहुत अजीब सा था। वह किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। अगर गांव की कोई भी औरत किसी काम से या ज़रूरत के लिए हमारे घर आ जाती तो माँ उसे साफ साफ जवाब दिया करती थी। मेरी माँ त्यौहार पर भी किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी। सब लोग माँ की आदत और मिजाज को नापसंद करते थे। इसी वजह से कोई भी हमारे घर नहीं आता था। पापा ने माँ को काफ़ी बार समझाने की कोशिश की, मगर माँ हमेशा उल्टा मतलब निकाल लेती थी और लड़ाई करके खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। इसलिए पापा ने माँ को समझाना छोड़ दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी और मम्मी पापा की लड़ाई को देखकर सहम जाती थी। और फिर काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर में भी खुशी आ गई। हमारे घर एक छोटा सा मेहमान आया, जिसकी वजह से माँ का बुरा व्यवहार और गुस्सा करना बंद हो गया था। मैं मम्मी पापा की शादी के 2 साल के बाद पैदा हुई थी, मगर मेरे बाद उनकी कोई भी औलाद नहीं हुई थी। और फिर जब मैं 10 साल की हो गई थी, जब मेरा एक छोटा भाई इस दुनिया में आया था। भाई का आना हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। सबसे अच्छा असर तो मेरी माँ पर हुआ था। हमेशा खुद को अलग और चिड़चिड़ी रहने वाली मेरी माँ अब खुश रहने लगी थी। और जब गांव की औरतें हमारे घर भाई के पैदा होने की बधाई देने आईं, तो माँ सबसे बड़ी प्यार से और खुशी दिल से मिल रही थी। वह सब हैरान हो रही थी। माँ ने घर में आने वाली औरतों को मिठाई खिलाई और मेरे पापा ने पूरे गांव को पूरियाँ और कचौरी बनाकर खिलाई। मम्मी पापा के साथ मैं भी बेहद खुश थी। कोई मेरे साथ खेलने वाला भी आ गया था। फिर भाई तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं बहनों के लिए। मैंने इरादा कर लिया था कि जब वह स्कूल जाने लगेगा तो मैं उसे घर पर भी पढ़ाया करूँगी। जबकि मैं सिर्फ 10 साल की थी, चौथी क्लास में ही थी। हमारे गाँव का स्कूल मिडिल क्लास तक था और पापा कहते थे कि अनुपमा को बस मिडिल क्लास करने के बाद मैं शहर भेज दूंगा, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जबकि माँ को मेरी पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं स्कूल छोड़कर घरदारी सीख लूँ, क्योंकि माँ मेरी शादी जल्दी करने का इरादा रखती थी। पर पापा के होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे पापा मुझे ज़रूर पढ़ाएंगे। मेरे भाई का नाम माँ ने राकेश रखा था। बड़े प्यार से उसे पालने लगी। हर वक्त माँ उसे अपनी नज़रों के सामने रखती थी। रसोई में काम करती तो उसे रसोई के दरवाजे के बाहर झूले में लिटा देती। सफाई करती या बर्तन धोती तब भी उसे अपनी नज़रों के सामने रखती। और चूल्हे पर खाना बनाती तो भाई को झूले में लिटाकर झूला आंगन में लगे पेड़ के नीचे रख देती। माँ तो हर वक्त भाई को अपने पास और सामने रखती थी और मुझे तो भाई के पास भटकने तक नहीं देती थी।
कहीं भाई मेरे हाथों से गिर ना जाए। माँ की इस दीवानगी पर पापा हंसते थे, कहते थे कि उसकी इतनी बुरी आदत डालोगी तो बच्चा बड़ा होगा तो बाहर खेलने नहीं जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा, फिर क्या करोगी? तो माँ कहती, मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा इस बात पर हंसते व समझते थे माँ को इतने साल के बाद दूसरी औलाद मिली है, वह भी बेटा, इसलिए वह ज़्यादा उस पर प्यार लुटाती है। वक्त के साथ साथ समझ जाएगी, मगर पापा का ख्याल गलत था। माँ तो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा इस मामले में स्टिक होती जा रही थी। यहाँ तक कि जब राकेश 3 साल का हुआ और बाहर गली में निकल जाता तो माँ उसे फटाफट अंदर ले आती और उसे घर के अंदर रखती। उसे बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। माँ तो उसे मेरे साथ भी नहीं खेलने देती थी, कहीं राकेश गिर न जाए, उसे चोट न लग जाए। और माँ उसका कपड़ा भी गंदा नहीं होने देती थी। उसके कपड़े रोज़ नए नए लाती। माँ रोज़ाना उसे पहनाती, हर वक्त बाबूजी बनाकर रखती थी। माँ के लाड प्यार ने मेरे भाई को इस तरह बिगाड़ दिया था। पापा अब इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। वे डरते थे अगर यही हाल रहा तो राकेश का जीना मुश्किल हो सकता है, या आगे चलकर माँ के लिए ही कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए पापा ने माँ को दोबारा समझाना चाहा, मगर इस बार माँ ने गुस्सा किया और कहा, ये हम माँ बेटे की समस्या है, इसमें आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, मगर उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझा, क्योंकि भाई के मामले में माँ बहुत हंगामा करती थी और लड़ाई झगड़ा करती थी। राकेश 4 साल का हुआ तो पापा ने उसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जिस पर माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। इतने छोटे और मासूम बच्चे पर इतना जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? और फिर माँ ने अपनी ज़िद पूरी कर ली। राकेश को स्कूल में दाखिला नहीं करवाया। मैं अकेली स्कूल आने जाने लगी। रास्ते का अच्छी तरह से मुझे पता था। हमारे घर के आसपास से काफ़ी बच्चे मेरे साथ स्कूल जाते थे। पापा अपने काम में बिजी रहते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा दुकान पर काम कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। गांव में एक ही डिस्पेंसरी थी। पापा को जब वहां लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि पापा की शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, जबकि उससे पहले पापा को कभी शुगर की समस्या नहीं थी। अब आए दिन पापा की तबीयत खराब हो जाती थी और उनसे काम भी नहीं किया जाता था। इधर माँ अपनी ज़िद पर अड़ी रहती। टाइम बीतता जा रहा था और मेरा भाई अब 10 साल का हो गया था। उसने माँ से ज़िद करके अपना एडमिशन स्कूल में करवा लिया था, क्योंकि उसके साथ के सभी लड़के स्कूल जाते थे तो वह भी देखकर ज़िद करता था, इसलिए माँ ने उसका एडमिशन करवा दिया था। मैंने अब मिडिल क्लास पास कर लिया था, मगर राकेश की स्कूल की छुट्टियाँ माँ बहुत ज़्यादा करवा दिया करती थी। पापा भी माँ के सामने मजबूर थे, क्योंकि जब भी स्कूल की बात होती तो माँ खुद को कमरे में बंद कर लेती या खाना पीना छोड़ देती। पता नहीं किसने माँ से कह दिया था कि स्कूल में मास्टर साहब लड़कों को बहुत मारते हैं, इसलिए माँ ने एक ही बात पकड़ ली थी कि मेरा राकेश किसी के मार खाने या डांट खाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। पापा ने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया था। राकेश अब माँ से पैसे लेकर बाहर निकल जाता और खूब खेलने के बाद घर आता। माँ उसे बाहर जाने से रोकती, वह माँ से गुस्सा हो जाता। माँ तो उसे बिल्कुल मजबूर हो जाती थी और उसका कहाँ मान लेती थी। और फिर ये तो बेहद लाडला था। मेरी माँ ने उसकी हर बात मानना शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि उसने गांव के बच्चों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी। कभी किसी बच्चे का सर फाड़ कर आता तो कभी कोई नुकसान कर देता। आए दिन राकेश की शिकायतें अब पापा के दुकान पर मिलने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राकेश किसी बच्चे का सर फाड़ कर घर आया तो उस बच्चे की माँ घर पर आकर खूब हंगामा किया, मगर माँ ने भी उसे डटकर लड़ाई की और राकेश की पूरी साइड लेते हुए उस औरत को घर से निकाल दिया। पापा अब इन समस्याओं से और माहौल से आए दिन राकेश की बदतमीजियों से बहुत परेशान रहने लगे थे। शुगर के साथ ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए थे। चुपचाप से वक्त काट रही थी। मैं 10वीं करने के बाद घर बैठ गई थी और घर के कामकाज में माँ का पूरा पूरा साथ दे रही थी। वक्त की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। राकेश जब 12 साल का हुआ तो एक मुसीबत हम पर बीत गई थी। हुआ कुछ यूँ था, एक दिन राकेश अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गांव के मैदान चला गया। दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। माँ ने उसे मना भी किया था, मगर वे रुका नहीं। जब उसे गए हुए 2 घंटे बीत गए तो एकदम घर का दरवाज़ा बहुत तेज तेज बजने लगा। पापा उस वक्त दुकान पर थे। माँ ने दरवाज़ा खोला तो राकेश का एक दोस्त पसीने में भीगा खड़ा था। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने माँ से कहा कि राकेश खेलते हुए जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा है, उसके सर से बहुत खून निकल रहा है। ये सुनकर माँ नंगे पैर भागी और मैं पापा की दुकान की तरफ दौड़ी।
लेकिन मेरे पापा के वहाँ पहुँचने से पहले माँ पहुँच गई थी और गांव वाले राकेश को डिस्पेंसरी ले जा चुके थे। मैं और पापा डिस्पेंसरी पहुँचे मगर वहाँ तो सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने जब राकेश को देखा तभी उसने कह दिया था कि ज़्यादा खून बहने की वजह से वो मर चुका है और अब तो हमारी दुनिया वीरान हो गई। पापा बहुत सदमे में थे। मैं बहुत रोई, बल्कि सारा गाँव ही हमारे दुख में रोया था। मगर सबसे बुरा हाल तो माँ का था। राकेश के मरने की खबर सुनकर माँ तो जैसे पागल हो गई थी। वह रो नहीं रही थी। जब राकेश की मैयत को घर से ले गए, गांव की सारी औरतें हमारे घर जमा हो गई। सब रोती रही मगर माँ बिल्कुल चुप बैठी थी। राकेश की मैयत की तरफ देखे जा रही थी। जब उसकी अर्थी उठाई गई, माँ रोई नहीं, बेहोश होकर गिर गई थी। माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। जो मुसीबत हम पर टूटी थी उसने मेरी माँ को होश हवास से बेगाना कर दिया था। शाम से रात हो चुकी थी। सब अपने अपने घर जा चुके थे। मैंने और पापा ने कितनी कोशिश की माँ को थोड़ा बहुत खाना खिला दे, मगर माँ ने एक दाना मुंह में नहीं डाला। पापा ने माँ को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया, मगर आधी रात को माँ चीखें मारती हुई नींद से जाग गई। वह राकेश को आवाज़ दे रही थी और फिर तेज आवाज़ में रोने लगी और पापा भी रो रहे थे। मगर फिर अचानक माँ ने हंसना शुरू कर दिया। हम परेशान हो गए। माँ कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। अब पापा बहुत परेशान हो गए। ये क्या हो रहा था? फिर कुछ देर के बाद माँ बेहोश हो गई। उसके बाद सुबह ही उठी, मगर वह सुबह हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आई थी। मेरे भाई राकेश से बेहद प्यार करने वाली मेरी माँ पागल हो गई थी। वह अपने सर से बालों को नोच रही थी, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लग जाती। पापा की अपनी तबीयत खराब हो रही थी, मगर माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने यही कहा कि माँ की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। ये खबर भी हम पर बिजली बनकर टूटी थी और दिन ब दिन मेरी माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। माँ को घर में रखकर संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। पापा की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पापा का ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा था। राकेश के जाने के 4 महीने के बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। शुगर और ब्लड प्रेशर ने पापा की जान ले ली, मगर असल दुख तो माँ और राकेश का था, जो पापा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी और माँ ने जब मुझ पर जानलेवा हमला किया तो गांव वालों ने माँ को पागल खाने भेजने का फैसला सुना दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा दी। मैं तो बस 18 साल की थी। मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी और ना ही कभी अकेले घर से बाहर निकली थी। इसलिए जो गाँव वालों ने फैसला किया मुझे वह सर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा था। मेरी शादी मनोहर नाम के लड़के से हुआ था। वह गांव के एक बहुत अमीर घर का लड़का था और ये लोग शहर में रहते थे। मनोहर एक स्कूल में कैंटीन चलाता था और कारोबार अच्छा था। घर में मेरी सास और नंद थी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसके अलावा एक जेठ और जेठानी भी रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे। ये सारे लोग 3-4 कमरों में रहा करते थे। 3 कमरे नीचे थे और 2 कमरे ऊपर वाले मंजिल पर बना हुआ था, जबकि एक छोटा सा कमरा और भी था नीचे ही, जिसमें एक 12-13 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम अभिनव था, जो घर के कामकाज भी करता रहता था और बाहर से सौदा लेने भी जाया करता था। मेरे जेठ भी मनोहर के साथ ही कैंटीन का काम संभालते थे। मेरी सास बड़ी गुस्सैली और समझदार औरत थी, जिनको घर में सब माँ जी कहकर बुलाते थे। घर के काम मेरी जेठानी करती थी। मेरी नंद बस माँ के पास बैठी बातें करती रहती थी या फिर टीवी देखना उनको बहुत पसंद था। मेरी शादी को 1 हफ्ता बीत गया था। मेरी सास ने सबको खाने की मेज़ पर बुलाया। खाने के बीच मुझे मेरे हिस्से की जिम्मेदारियाँ बता दी गई। बहू, कल तुम्हारी रसोई का रस्म है और तुम अब किचन का काम संभालोगी। मुझे और मेरी जेठानी को काम बांट दिया गया। एक काम मेरे हिस्से तो दूसरा जेठानी की जिम्मेदारी थी। घर की सफाई और बर्तन धोना और बाहर से सौदा लाना उस 13 साल के बच्चे की जिम्मेदारियों में शामिल था। मगर मेरी दोनों नंदें एक काम को भी हाथ नहीं लगाया करती थी। बड़ी नकचड़ी थी, बल्कि वो बीच बीच में माँ के साथ मिलकर हमारे कामों में कीड़े निकाला करती थी। भाभी, हमारे घर में ये चीज़ें शौक से खाई जाती हैं और ऐसी छोटी मोटी और फालतू चीज़ों को तो हम देखते तक नहीं। मैंने नोट किया था कि हम सब का काम बांटने के बाद भी मेरी जेठानी बिल्कुल चुप बैठी हर काम भाग भाग कर करती थी। ऐसे लगता था जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो, या शायद वो अपने ससुराल वालों की मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी। आखिरकार इसी तरह मेरी शादी को अब 4 साल बीत गए थे। मेरी जेठानी के 2 बच्चे भी थे, जो इस वक्त अपने बाप के पास बैठे खेल रहे थे। मनोहर की तरह मेरे जेठ भी बिल्कुल चुप रहते थे। दोनों भाई पूरी तरह अपनी माँ के कंट्रोल में थे। उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। अभिनव, जो 13 साल का बच्चा, उसे देखकर मुझे अपने भाई राकेश की याद आती थी। वह भी राकेश जैसा गोरा चिट्टा और दुबला पतला था। वह इस घर का लगता भी नहीं था, क्योंकि इस घर में सभी पक्के रंग के सांवले थे,
शायद अभिनव को कहीं गांव वगैरह से बुलाकर यहाँ काम पर रखा गया था, मगर मुझे तो उस पर बहुत तरस आता था। खेलने और पढ़ने की उम्र में वह नौकरों जैसी ज़िंदगी बिता रहा था। शायद वह किसी नौकर का बच्चा होगा, तभी तो यहाँ काम करता था। मैं कई दिनों से उसे देख रही थी, मगर मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी वे कौन है और यहाँ काम क्यों करता है। कोई भी उसे आराम से बात तक नहीं करता था। अबे इधर आ, ये बात सुन, चल बे ये काम कर दे। इस तरह से शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। इसी तरह के शब्दों के साथ उससे पूरा दिन कोई ना कोई अपना अपना काम करवाता रहता था, जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे और मुझे दुख होता था। एक तो इतना छोटा बच्चा काम पर रखा हुआ था, दूसरा उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे। उसे तो खाना भी हमारे साथ बैठकर खाने की परमिशन नहीं थी, बल्कि जब खाना खा लेते तो उसके बाद वह ज़मीन पर बैठा रहता। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो उसे हुक्म दिया जाता, वह भाग कर वह चीज़ ले आता और दोबारा ज़मीन पर बैठ जाता। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह तो इतना सीधा साधा था कि गालियाँ सुनकर भी मुस्कुरा देता। जब हम सब खाना खा लेते तो वह बर्तन उठाकर किचन में रखता, फिर उसे एक प्लेट में थोड़ा सब्जी और एक रोटी दे दी जाती। ये सब मेरी जेठानी करती थी और ये मेरी सास का ऑर्डर था। नाश्ते में सब पराठे और ब्रेड खाते, मगर उसे कुत्ते के हल्के वाले रस दिए जाते थे। उसे तनख्वाह के नाम पर एक ढेला भी नहीं दिया जाता था। कपड़े भी उसके बहुत पुराने होते, जो शायद 3-4 टी शर्ट पजामे ही थे। वे 4 महीनों से ऐसे ही कपड़े बार बार पहनता हुए दिखाई दे रहा था। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना टूट गया तो मैंने मनोहर से पूछ लिया, आखिर ये बच्चा कौन है और उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मनोहर ने मुझे कहा कि नौकर है और माँ कहती है नौकरों को शुरू से ही खींच कर रखना चाहिए, वे ठीक रहते हैं, वरना उनका दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। मैंने मनोहर से कहा, बेशक वे नौकर है, मगर है तो सिर्फ 13 साल का बच्चा और उसके साथ ये सब व्यवहार ठीक नहीं है। मनोहर ने मुझे चुप रहने को कह दिया। ये सब माँ ही देखती हैं और उनको जो अच्छा लगता है वही करेंगी। तुम्हारे या मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन समस्याओं में मत पड़ो। मैंने मनोहर की बातें सुनकर समझ गई थी, घर में जो हो रहा है वही सबको मुनासिब लगता है, क्योंकि वह सब माँ जी के हाँ में हाँ मिलाकर चला करते थे, इसलिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मगर मेरा दिल जलता था उस बच्चे को इस हाल में देखकर। फिर मैंने चोरी छुपे उस लड़के का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। जब वह सोने के लिए स्टोर रूम में जाता, सब अपने अपने कमरों में चले जाते, तो मैं खाने की कोई ना कोई चीज़ उसके कमरे में ले जाकर उसे दे देती। फिर मैं मनोहर के साथ बाजार गई तो मनोहर से रिक्वेस्ट करके उसके लिए कपड़े लेकर आई, मगर मनोहर ने मुझे सख्ती से कहा कि माँ को या किसी और को पता ना चले तुमने ये कपड़े दिए हैं। भला अभिनव घर में नए कपड़े पहनता तो हर किसी को पता चल जाता। जब रात को मैंने उसे कपड़े दिए तो उसने एक बहुत ही प्यारी से मुस्कुराहट के साथ मुझे धन्यवाद कहा था। उसने मुझे कहा कि भाभी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मैंने ये कपड़े लिए और पहने तो माँ मुझे मारेगी। मैं बिल्कुल उदास हो गई थी। मैंने उसे कहा कि इन कपड़ों को छुपा कर रख लो और जब गांव अपने घर जाओगे तो वहां ले जाना, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। वह मेरी बात सुनकर उदास हो गया और कहने लगा, कौन सा गांव भाभी, मेरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं सिवाय इन लोगों के, तभी तो मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो बिल्कुल चुप हो गया और जब मैंने दोबारा पूछा तो उसने बस इतना कहा, वह दोनों मर चुके हैं। फिर वह मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया तो मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। मुझे बहुत दुख हुआ था, उसके माँ बाप नहीं थे, तभी तो यहाँ इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। इस वक्त मुझे मेरा भाई बहुत याद आया, माँ और पापा याद आए। मैं रोने लग गई तो मनोहर ने परेशान होकर मुझसे वजह पूछी कि क्यों रो रही हो। मैंने कहा, अभिनव को देखकर मुझे मेरा भाई राकेश याद आ जाता है। तो मनोहर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आज से उस नौकर के लिए जो भी करोगी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सोच लिया कि अभिनव के खाने पीने का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। जब सही वक्त आएगा तब उसको मैं नए कपड़े खरीद कर दूंगी। एक हफ्ता बीता तो मुझे पागल खाने से डॉक्टर का फ़ोन आया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। माँ के लिए ये अच्छा ही हुआ था कि वह इस दुनिया से चली गई थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वह अपने आप को नुकसान पहुँचाती रहती थी। माँ के जाने के बाद मुझे अब अभिनव को उस तरह से अकेला देखकर बहुत ज़्यादा एहसास होने लगा था, क्योंकि मैं भी अब बिल्कुल अनाथ थी और अभिनव भी बिल्कुल अनाथ था। हम दोनों की हालत एक जैसी थी, लेकिन मेरे सुख दुख में मेरे पति तो मेरे साथ थे। मैं उसका खाना भी खुद डालकर देने लगी थी ताकि मैं उसका ख्याल और ज़्यादा रख सकूं। लेकिन एक दिन मेरी सास ने देख लिया, मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी, मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ जो तुम्हें हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। मैं सर झुकाए खड़ी थी
और फिर मैंने बड़ी तमीज़ से कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि अभिनव भी हमारे घर में हमारे मेंबर की तरह रहे और स्कूल भी जाए। ये सुनते ही मेरी सास गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी, तुम अपने हद में रहो बहू, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं चुप से किचन में चली आई। अगले दिन मैं और ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि उस रात मेरी सास ने अभिनव को खाना देने से मना कर दिया था। मेरी जेठानी ने उसे खाना नहीं दिया और वे अपना काम करके भूखा ही अपने कमरे में चला गया। मैं रात को सबके सोने के बाद खाना लेकर उसके कमरे में गई तो वह ज़मीन पर बैठा रो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने निकाल लिया हो। मैंने उसके आंसू साफ किए और उसके सामने खाना की प्लेट रख दी और उसके पास ही बैठ गई। वह फटाफट खाना खाने लगा। मैं गौर से उसे देख रही थी। उसके पास एक तस्वीर पड़ी हुई थी जो फ्रेम में लगी हुई थी। मैंने उसे पूछा, ये किसकी तस्वीर है? तो उसने कहा, मेरे मम्मी पापा की। मैंने जब तस्वीर उठाकर देखा, मुझ पर जैसे बिजली गिर गई हो, क्योंकि उस तस्वीर में मेरे ससुर जी एक जवान लड़की के साथ खड़े थे जो एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरे ससुर की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो शायद मुश्किल से 3-4 साल का होगा। मैं हैरान उस तस्वीर को देख रही थी। जब अभिनव ने कहा, ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये छोटा बच्चा मैं हूँ, ये शब्द सुनकर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको मुस्कुराते देखा था। अभिनव को कहा कि तुम ऊपर चारपाई पर सो जाओ और खुद मैं अपने कमरे में आ गई तो मनोहर जाग रहे थे। मुझे देखकर बोले कि खाना खिलाकर आ गई हो उसे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया मगर मैं चुप रही। वह पूछने लगे कि क्या बात है। मैंने मनोहर से पूछा कि वह नौकर कौन है। मनोहर चुप हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा, वो मेरा सौतेला भाई है। मेरे पापा 13-14 साल पहले गांव में गए थे। वहां किसी नौजवान लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आए क्योंकि वह लड़की अनाथ थी, बेसहारा थी। उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी और वह बिल्कुल बेसहारा थी। पापा उन्हीं के अंतिम संस्कार पर गए थे और उससे शादी करके उसे घर ले आए थे। वह लोग मेरे दादा के बहुत खास जानने वाले थे और गांव वालों ने उस लड़की की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। उस लड़की की जिम्मेदारी मेरे पापा के सर पर डाल दी थी मगर जवान लड़की को बिना शादी के वे पापा के साथ भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए पापा ने उससे शादी कर लिया था। मगर उन लोगों ने सोचने तक का मौका नहीं दिया था। पापा के साथ उसकी शादी कर उसे साथ भेज दिया था। जब पापा उसे लेकर यहाँ आए तो माँ ने खूब हंगामा किया मगर मेरे पापा ने उस औरत को छोड़ा नहीं। दूसरे मकान में ऊपर का मंजिल उसको दे दिया और शादी के 1 साल के बाद जब अभिनव पैदा हुआ, मेरी माँ की नफरत उस छोटे से बच्चे तक पहुँच गई थी। मगर अफसोस कि जब अभिनव 4 साल का था तब पापा और छोटी माँ कहीं जा रहे थे। तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और छोटी माँ और मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे मगर वह बच्चा बच गया। इस तरह से आज तक वह हमारे पास है और माँ ने उसे दिल से स्वीकार नहीं किया। मेरी बहनों ने भी माँ की देखा देखी अभिनव के साथ बुरा सलूक रखा। उसके स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवाया था और उसे सिर्फ एक नौकर की हैसियत से इस घर में रखा गया था। वह आज तुम्हारे सामने है। ये सब सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और अगर अभिनव मेरी सास के सौतन का बेटा था तो क्या हुआ? आखिर खून तो उनके पति का ही था और फिर जो भी हुआ उसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? उस दिन के बाद से मैंने अभिनव का ख्याल सबके सामने भी रखना शुरू कर दिया था। मेरी सास मुझे डांटती मगर मैं उन्हें बिना झगड़ा किए ही कह देती। हमारा सनातन धर्म हमें नौकरों के साथ भी अच्छे व्यवहार रखने का पैगाम देता है। ये सुनकर वे चुप हो जाती। फिर ऐसा हुआ कि मेरी दोनों नंदों की शादी थी और अभिनव ने आगे आगे होकर काफ़ी काम किए। वह बड़ी खुशी दिल से काम कर रहा था। सबकी एक आवाज़ में बात सुनकर पहुंच जाता। उनकी शादी के बाद एक दिन मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। शायद शादी की थकन की वजह से ऐसा हुआ था मगर उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, संभलने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर जब उनका चेकअप करवाया गया तो कुछ टेस्ट के बाद पता चला कि उनको कैंसर है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी। एक दिन जब सब अपने कामों में बिजी थे तो अभिनव माँ जी के कमरे में चला गया। वह समझा कि माँ सो रही है। उसने माँ जी के पैर दबाना शुरू कर दिए और वह रो भी रहा था। रोते हुए उसने जब कहा कि प्लीज़ भगवान जी मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, मैं अपनी दूसरी माँ को खोना नहीं चाहता, मुझे उनसे बहुत प्यार है। ये सुनकर माँ जी का दिल तड़प गया। जिस बच्चे को वो बचपन से ही नफरत से देखती आई थी, आज वही उनके लिए इतने दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। जब मैं कमरे में माँ जी के लिए सूप लेकर गई तो मैंने देखा कि माँ जी ने अभिनव को अपने सीने से लगाया हुआ था और रोए जा रही थी। पीछे मेरी जेठानी भी आ गई थी। हम दोनों ये मंजर देखकर बहुत रोए थे और आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ जी के ऑपरेशन के बाद वह बहुत जल्द ठीक हो गई। उन्होंने अभिनव को स्वीकार कर लिया
और स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब अभिनव भी घर के मेंबर की तरह हमारे साथ रहने लगा था, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और माँ जी उसके लिए लड़कियाँ पसंद कर रही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान में से अगर एहसास और प्यार को निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, और ये हकीकत भी है। तभी तो आज हम सब एक बेमिसाल फैमिली की तरह साथ साथ रहते हैं। अब मेरे भी 2 बच्चे हो गए हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन मैं उन दोनों को एक जैसा ही प्यार करती हूँ। मुझे अपने बच्चों को देखकर मेरी माँ की याद आती है, किस तरह भाई को प्यार करती थी। मैं तो दोनों को एक बराबर एक समान प्यार करती हूँ। दोस्तों, आप लोग बताइए, इनमें से कौन सी माँ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मेरी सास या फिर मेरी माँ जिसने अपने लाड प्यार के आगे अपने ही बेटे को अपने हाथों से खो दिया था, या फिर मेरी सास जिसने अपनी सौतन के आग में अपने सौतेले बेटे को एक नौकर जैसी ज़िंदगी दी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।